Hello everyone, welcome to the fourth lecture of this series. इस लेक्चर में हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पे बात करेंगे जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। चूंकि जो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन है ये नॉर्मल मैग्नीट्यूड या नंबर्स की तरह नहीं होती, न्यूमरल्स की तरह। जैसे आप 2 टाइम्स 3 करके 6 लिख देते हैं, इसी तरह वेक्टर्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। उसके पीछे रीजन ये है कि वेक्टर्स की डायरेक्शन भी होती है। तो वेक्टर्स की एडिशन की दो मेथड्स हैं, या दो टाइप्स हैं बेसिकली। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जब भी हम किसी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं या उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सबसे पहले तो हो सकता है कि आपको स्केलर क्वांटिटी मिल जाए, यानी कि आपने वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो आपको एक नंबर मिला। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाए। अब अगर आपको स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो इट्स मीन कि जो आपका प्रोडक्ट है उसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। इसके मल्टीपल नाम नेम्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और अगर आपको कोई वेक्टर क्वांटिटी मिली है तो इट मीन्स कि जो प्रोडक्ट आपने लिया है उसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, तो हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। तो आप डिफाइन इसको किस तरह कर सकते हैं? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट्स इन अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, while if the product of two vectors results in a vector quantity it's called vector product। तो ये है हमारे पास दो टाइप्स के वेक्टर मल्टीप्लीकेशन और या वेक्टर प्रोडक्ट्स कि एक तो ये कि आपको स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, और दूसरा ये कि समटाइम ऐसा होगा कि आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई तो कर रहे होंगे लेकिन आपको स्केलर क्वांटिटी के बजाय एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिकली वो है स्केलर प्रोडक्ट, जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करें और इसकी प्रॉपर्टीज लिखें। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है, कि ये ऐसी प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स की जिस जिसमें आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। जी, तो अब हम आ गए हैं व्हाइट बोर्ड पे। मैं आपको यहाँ पे इस तरह डिफाइन करके दूंगी कि आप एक लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकेंगे। तो सबसे पहले हम करने लगे हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट? बेसिकली व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स gives us a scalar quantity, such product is called scalar product। ठीक है, जब आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिली इट्स मीन के जो आपने प्रोडक्ट किया है उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, तो जब भी डेफिनेशन लिखते हैं तो उसके साथ एक एग्जांपल कंपलसरी होती है। जब आप एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल है जैसे वर्क डन। ठीक है, वर्क डन को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि स्केलर क्वांटिटी है। आपको पता है कि वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो हम उसमें हम फोर्स और डिस्टेंस को डॉट प्रोडक्ट लेते होते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों का जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं या जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है जो कि वर्क डन है। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट आपने लिया ये एक स्केलर प्रोडक्ट था। ऑलराइट, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में ये है कि आपने अब इसको मैथमेटिकली ड्राइव करना है, डेरिवेशन। इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है लेकिन मैथमेटिकली कुछ स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है किसी भी स्केलर प्रोडक्ट है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी कैन बी गिवन बाय। आप इसको किस तरह लिख सकते हैं कि आपके पास कोई एक वेक्टर था, आपने उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया किसी दूसरे वेक्टर बी का, तो आप इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर
मैग्नीट्यूड्स, इसीलिए मैंने इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं डाला क्योंकि ये मैग्नीट्यूड्स है। मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और बी जो है वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम भी बना सकते हैं। डायग्राम किस तरह हम बनाएंगे कि आपके पास कोई एक वेक्टर था, ठीक है, वेक्टर ए, और आपने उसके साथ मल्टीप्लाई जिस वेक्टर को किया, लेट्स से वो वेक्टर बी है। अब वेक्टर बी का जो प्रोजेक्शन है ऑन ए, ठीक है, अगर आपने डॉट प्रोडक्ट को इन फिजिकली इंटरप्रेट करना हो, आप अगर लिखना चाहें फिजिकल इंटरप्रिटेशन, तो आप किस तरह लिखेंगे? फिजिकल इंटरप्रिटेशन, यानी कि फिजिकली आप किसी वेक्टर को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि बेसिकली ये जो स्केलर प्रोडक्ट है, जैसे अगर आप ए डॉट बी करेंगे तो आप करेंगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। ठीक है, बी का जो प्रोजेक्शन है ऑन ए, अब देखिए बी के तो दो कंपोनेंट्स हैं, हमने बार बार बात की है कि जब भी कोई इस तरह का इंक्लाइंड वेक्टर होता है तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसका एक्स कंपोनेंट होता है और एक उसका वाई कंपोनेंट है। तो बी का वो कंपोनेंट जो ए के अलोंग होगा वो होगा पी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये है उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन कि किसी भी तरह अगर आपको दो वेक्टर्स दिए जाएं जैसे ए एंड बी, तो अगर ए जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट में जा रहा होगा बी, यानी कि बी का वो कंपोनेंट जो ए के अलोंग है, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए अलोंग बी। ठीक है, तो इस तरह फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम करते हैं। अब देखें, चूंकि यहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो आप दो तरह से देख सकते हैं। आपके पास वेक्टर ए था, ठीक है, और आपने उसको वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपने प्रोजेक्शन ली जो कि आपके पास बी कॉस ऑफ थीटा आ गया, तो आपने ए को मल्टीप्लाई कर दिया बी कॉस ऑफ थीटा से, तो ये आपके पास आ गया ए डॉट बी। अब अगर आप इसी तरह फाइंड आउट करें, अगर आप बी को मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ, और ए वेक्टर आपको कुछ इस तरह दिया हुआ है, और आप इसका प्रोजेक्शन लेते हैं जो कि आपके पास आ जाएगा ए कॉस ऑफ थीटा के इक्वल, इस केस में जब आप बी डॉट ए निकालेंगे, क्योंकि आपने बी को पहले रखा है, तो बी डॉट ए निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा बी मल्टीप्लाई ए कॉस ऑफ थीटा। अब चूंकि ए कॉस ऑफ थीटा जो है वो भी मैग्नीट्यूड है, बी भी मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट में जब आप ए डॉट बी करते हैं वो इक्वल होता है बी डॉट ए के, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ए को बी से डॉट प्रोडक्ट किया है या बी को ए से किया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसकी वही वर्क डन वाली है, आपने वर्क डन की एग्जाम्पल दे देनी है। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल आपकी बुक में कुछ डिटेल से एक्सप्लेन हुई हुई है, मैं यहाँ पे उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, इसमें ये है कि आपके पास लेट से कोई ब्लॉक है, लेट से आपके पास कोई ब्लॉक है, तो आप कोई उस पे फोर्स लगा रहे हैं, ये आपने फोर्स लगाई, आप उसको खींच रहे हैं अपनी तरफ, और जो आपके पास एंगल बन रहा है वो थीटा है। जाहिर सी बात है जब आप इस तरफ खींचेंगे तो आपका जो ब्लॉक है जो डिस्टेंस कवर करेगा वो इस तरफ करेगा। ठीक है, ब्लॉक ऊपर की तरफ तो नहीं उठ के आएगा, आप उसको खींच रहे हैं तो वो जमीन के अलोंग इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब अगर आपने वर्क डन मालूम करना है कि इस ब्लॉक को खींचने में कितना वर्क डन हुआ, तो आपने एफ डॉट डी करना है। ठीक है, तो या डी डॉट एफ कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले देखना है कि इस फोर्स का, क्योंकि अब ये फोर्स जो है ये एंगल पे है ना, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डी के अलोंग है। ठीक है, फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, तो जो डी के अलोंग होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा जो कि एफ कॉस ऑफ थीटा है। तो आप यहां पे लिखेंगे इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एफ, जो कि फोर्स है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन या अलोंग द डी। ठीक है, और आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे
उस डिस्टेंस को जो आपने कवर किया, क्योंकि जो डी है, जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डेफिनेटली डिस्टेंस होगा। तो आपका जो वर्क डन है वो आप उसको लिख सकते हैं एफ कॉस ऑफ थीटा टाइम्स बाई डी। ठीक है, और ये एफ डी कॉस ऑफ थीटा के इक्वल आ जाएगा। कि फिजिकली मैंने आपको बता दिया कि वर्क क्या होता है और वो किस तरह हम उसका फॉर्मूला जो है या जो डॉट प्रोडक्ट है वो लिखते हैं, जो कि हमारे पास वर्क डन के इक्वल होता है। तो अभी तक हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन की, इसकी एग्जांपल की, इसकी डेरिवेशन में थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि किस तरह हम लिखते हैं कि एक वेक्टर होता है जो दूसरा वेक्टर इंक्लाइन में होता है, उसका हम कंपोनेंट लेते हैं अलोंग अलोंग द वेक्टर दैट इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन मैंने आपको समझाई, और मैंने आपको एक एग्जांपल जो उसकी वर्क डन की थी उसको डिटेल में समझा दिया। ठीक है, अब ये जब क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन इस तरह आता है कि आपको उसकी डेफिनेशन तो लिखनी लिखनी होती है, उसको एक्सप्लेन तो करना ही करना होता है, लेकिन उसके साथ आप उसकी करेक्टरिस्टिक्स को भी एक्सप्लेन करना होता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी खसूसियात क्या है। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास टोटल 5 प्रॉपर्टीज हैं, मैं इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। अब इसके लिए आपने अपने माइंड में रखना है कि ए डॉट बी जो है वो है ए बी कॉस ऑफ थीटा के इक्वल। ठीक है, अब मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करके दूंगी। सबसे पहले मैं केस लूंगी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का। ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का। बुक में आपके पास डायग्राम्स नहीं बनी हुई, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश करूंगी कि डायग्राम्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूँ। तो लेट्स सी कि ये आपका एक वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। अब आप देखें ये वेक्टर दो आपके पास वेक्टर है और दोनों के दरम्यान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप किस तरह इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे? आप कहेंगे सिंस a डॉट b is equals to ab cos of theta for perpendicular angles, for perpendicular vectors, angle between them is theta equals to 90 degrees। तो अब सिंपली इसमें क्या करेंगे कि a डॉट b में थीटा 90 पुट कर देंगे, cos ऑफ 90 डिग्री। अब आपको पता है कि cos ऑफ 90 डिग्री हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो a डॉट b आपका जीरो के इक्वल आ जाएगा, और एंड पे आप स्टेटमेंट लिख देंगे कि हिंस फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, प्रोडक्ट इज जीरो। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट फॉर द परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट करूंगी, सेकेंड पॉइंट में चलते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका फॉर फॉर द पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स कौन से वेक्टर होते हैं? ऐसे वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन का मतलब ये है कि उनके दरमियान एंगल जीरो होता है। ठीक है, लेट्स एक्सप्लेन इट। तो आपको पता है कि ए डॉट बी ए बी कॉस ऑफ थीटा के इक्वल है। आपने सेम वही स्टेटमेंट यूज करनी है, सिंस ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा फॉर पैरेलल वेक्टर्स एंगल बिटवीन देम इज थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो फिर आपने यहाँ पे एंगल पुट करना है कॉस ऑफ जीरो, और आपको पता होगा कि कॉस ऑफ 0 डिग्री जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए बी के इक्वल। ठीक है, फिर आप लिखेंगे कि हिंस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स is equal to the product of their magnitude। ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपको पता है कि ए जो है वो मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, और बी जो है वो मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का। तो डॉट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। राइट,
अब नेक्स्ट पार्ट आता है, थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। बल्कि वो इसमें भी लिख सकते हैं लेकिन सेपरेट भी लिखी जा सकती है। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी जो डायरेक्शंस हैं वो ऑपोजिट होती हैं, यानी कि उनके दरमियान एंगल 180 डिग्रीज का होता है। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट की इक्वेशन लिखेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, तो आप पुट करेंगे कॉस ऑफ 180 डिग्रीज, जो कि कॉस ऑफ 180 डिग्री आपको माइनस देता है, तो इट विल बी इक्वल टू माइनस ए बी। सो आप लिख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स is equal to product of their magnitudes, but with negative sign। इसके साथ आपका एक नेगेटिव साइन है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसमें आ जाएगा सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट का अपने आप के साथ मल्टीप्लीकेशन, राइट। यानी कि अगर आपका ये एक वेक्टर ए है तो इसका इसके साथ ही मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, सबसे पहले तो वही आप डॉट प्रोडक्ट वाली इक्वेशन लिखेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब आपके पास बी नहीं है, अब आपके पास ए ही है। ठीक है, ए डॉट ए, तो यहाँ पे बी नहीं है, ए ही है, तो ए मल्टीप्लाई ए, और कॉस ऑफ जीरो आएगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ए स्क्वायर इंटू वन ए स्क्वायर, राइट। तो जब भी आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है दो वेक्टर्स का, या सेल्फ प्रोडक्ट लेना है किसी भी वेक्टर का, वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। मीन्स डॉट प्रोडक्ट, या आप इट्स बेटर टू राइट सेल्फ प्रोडक्ट, मीन्स सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर is equals to square of its magnitude. It's equals to square of its magnitude. Right. अब है फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी थोड़ी सी एक्सटेंसिव है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं ये बेसिकली है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स in terms of its rectangular components। अच्छा, मैंने इससे पहले आपको जब भी वेक्टर्स के बारे में बताया तो मैंने उसकी आपको दो कंपोनेंट्स बताए, लेकिन अगर कोई वेक्टर स्पेस में हो तो उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, आपने शायद ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा हो, एक्स वाई और जेड, तीन कंपोनेंट्स होते हैं इस किसी भी वेक्टर के। अब चूंकि हमारी बुक्स के अंदर जो केसेस डिस्कस किए गए हैं उसके अंदर यूजुअली दो बनाए जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि होते ही दो हैं। इसके बेसिकली जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी वेक्टर के वो तीन कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर आप कोई एक वेक्टर लें, जैसे वेक्टर ए है, तो उसके कितने कंपोनेंट्स होंगे, उसके ए एक्स कंपोनेंट भी होगा, उसका ए वाई कंपोनेंट भी होगा, और उसका ए जेड कंपोनेंट भी होगा। ठीक है, और अगर आप इसी तरह बी वेक्टर की बात करें तो उसका बी एक्स भी होगा, बी वाई भी होगा, और बी जी भी होगा। ठीक है, अच्छा, अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए और बी का, वो आपके पास होता है ए एक्स बी एक्स, ये मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वेक्टर नहीं मल्टीप्लाई हो रहे, ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। यानी कि जो उसके सेम सेम कंपोनेंट्स हैं, जो उसके एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो वाई के लॉन्ग है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जो जेड के लॉन्ग है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और एंड पे ये सारे ऐड हो जाएंगे। अब आपको पता है कि ए डॉट बी इक्वल होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा के इक्वल, तो आप लिखेंगे ए एक्स बी एक्स जमा ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड।
तो ये कॉस ऑफ थीटा जो है ये इधर रह जाएगा, और ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय ए बी, जो कि ए भी मैग्नीट्यूड है और बी भी मैग्नीट्यूड। तो इसी तरह आपने किसी भी वेक्टर्स के दरमियान कोई एंगल फाइंड करना हो, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना हो जो कि 3D स्पेस में हो, जिसके एक्स और वाई और जी कंपोनेंट हो, तो उसका जो कॉस ऑफ थीटा है वो इसके इक्वल आ जाएगा। और इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के। आपके पास जो दो वेक्टर थे उनको जब आपने स्केलर प्रोडक्ट के तौर पे देखा तो उनके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए और फिर आपने उनको ऐड कर दिया। तो ये था कंप्लीट टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। अब हम इसको थोड़ा सा बुक से देख लेते हैं। और देखें, अब यहाँ पे सबसे पहले इसको स्टार्ट अपनी डेफिनेशन से करना है, उसके बाद आप फिजिकल इंटरप्रिटेशन दे देंगे। डेफिनेशन सबसे पहले आपने इसकी, सॉरी जस्ट अ मिनट, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन दे देंगे, फिर आप इसकी एग्जांपल दे देंगे, और तीसरी चीज जो आप देंगे वो होगी फिजिकल इंटरप्रिटेशन। फिजिकल इंटरप्रिटेशन दे देंगे। और ये जो एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन हुई हुई है, बेहतर है कि आप जब इसको एग्जांपल दें एग्जांपल में एक्सप्लेन कर दें। और अगर कोई इस पार्ट को ओमिट कर देता है तो इट डज नॉट मैटर, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह आया हुआ हो कि डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फिर उस केस में आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको लिखे बगैर भी कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन दे सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप इस डायग्राम की मदद से इस एग्जाम्पल को डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दें इसकी। करेक्टरिस्टिक में मैंने आपको हेडिंग्स बना के दे दी हैं। ये सबसे पहले जो आपके पास है ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको मैंने एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि ए डॉट बी ए बी डॉट ए के इक्वल होगा। तो आप कहेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ठीक है, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हेडिंग दे देंगे। दूसरे में आप परपेंडिकुलर वेक्टर्स की हेडिंग देंगे, फिर आप पैरेलल वेक्टर्स की हेडिंग देंगे, फिर एंटी पैरेलल वेक्टर्स की, फिर आप सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की हेडिंग देंगे, और लास्ट में आप स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की हेडिंग दे देंगे। क्योंकि आपकी 6-7 हेडिंग्स बन जाएंगे, जिससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन काफी लेंथी भी हो जाएगा और काफी एक्सप्लेन्ड वर्जन में आ जाएगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अ, किसी भी जो वेक्टर प्रोडक्ट हमने पढ़ी या वेक्टर प्रोडक्ट का एक दूसरा मेथड है जिसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, जिसमें आप किसी भी दो वेक्टर्स का आप जब प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास स्केलर क्वांटिटी नहीं आती बल्कि वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो उसमें आप उसकी डायरेक्शन को भी इंक्लूड करते हैं। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगा। अगर आप स्केलर प्रोडक्ट को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेंगे, इसकी हेडिंग्स को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेंगे, तो इसी पैटर्न पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।